नमस्कार दोस्तों, विनायक मनीष मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी पुलिस की एग्जाम डेट जो है वो 18 फरवरी आ गई है। 18 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। 18 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। जितने भी छात्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली लगभग कर ही रहे हैं तैयारी, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए इस टाइम पे। चलिए, तो इसी बीच हम आपके लिए एक बैच लेके आए हैं, एक सीरीज लेके आए हैं, जिस सीरीज का नाम रहेगा वर्दी। जिसको वर्दी चाहिए भाई, वो ये सीरीज देख ले। इस सीरीज में क्या रहेगा? इस सीरीज में आपको प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक चैप्टर के कंसेप्ट दिए जाएंगे, कंसेप्ट का डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद फिर इस पे सवाल किए जाएंगे। कंसेप्ट पे जो सवाल रहेंगे वो आपके पिछले साल के जो पेपर हुए हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, उस पे जितने भी एग्जाम हुए हैं और उनमें जितने भी क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चनों को इस पे डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति में पहला कंसेप्ट रहेगा आपका, संख्या पद्धति में पहला कंसेप्ट रहेगा संख्याएं। संख्याएं पे चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, तो जो नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है मेरे भाई? तो संख्या दो प्रकार की होती है। कोई भी संख्या ले लो आप, या तो वो काल्पनिक संख्या होगी, या तो वो काल्पनिक संख्या होगी, या फिर वो वास्तविक संख्या होगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं रियल नंबर। अब अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें, पहले हम काल्पनिक संख्या को देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या में जो होती हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसमें जो होती है वो माइनस, जैसे -2 रूट में हो गया, ये सब क्या है? ये सब काल्पनिक संख्या है, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? आपको वास्तविक संख्या पढ़नी है। चलिए, तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, परमेय संख्या को रैशनल नंबर और अपरमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर। परमेय संख्या क्या होती है? तो परमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख दें, यानी कि भिन्न के रूप में लिख लें। जैसे अगर हम बोलें p/q, तो जो p है वो आपका अंश होना चाहिए, और जो q है वो हर होना चाहिए। लेकिन जो q है वो कभी जीरो नहीं होगा, जो q है वो कभी जीरो नहीं होगा, इतना आप लोग ध्यान रखना। चलिए, तो परमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? परमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे 5 हो गया, -11 हो गया, 1.6 हो गया, और आपका 0.6666, मतलब अनंत तक जाती जा रही है। और कौन सी होगी? 0.3 हो गई, उस पर बार लगा दिया। ये सब क्या है? तो ये सब परमेय संख्या है। कैसे हुई? चलिए देखते हैं। हमने क्या बोला आपको? परमेय संख्या जो होती है वो p/q के फॉर्म में होती है। इतनी सी बात आप लोग दिमाग में सेट कर लो। 5 को लेंगे, अगर हम बोले, हमने आपसे बोला कि 5 बताइए परमेय संख्या है कि नहीं है, तो 5 तो p/q के फॉर्म में नहीं है। तो जब p/q के फॉर्म में नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे अगर हम इसके नीचे 1 रख दें, तो बताइए इसमें कोई अंतर आ जाएगा, कोई बदलाव आ जाएगा क्या? कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो जो संख्या थी वैसी ही रहेगी। अभी भी ये 5 ही है, तो ये हमारी जो है 5/1 किसके फॉर्म में होगी? p/q के फॉर्म में हो गई। यानी जो 5 है वो अंश हो गया और q है वो हर हो गया। मगर ये कभी ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखना, ये कभी ऐसे नहीं होगी कि बताइए ये परमेय है या नहीं है। तो ये कभी परमेय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि q की जगह पे क्या है? 0 है, और q की जगह पे कभी भी 0 नहीं होगा। अगर q की जगह पे 0 हो जाएगा तो फिर वो परमेय संख्या नहीं होगी, वो फिर दूसरी संख्या होगी। चलिए, तो अगर हम बोले आपसे परमेय संख्या कौन सी है, तो 5 हो गई, -11 के नीचे 1 रख देंगे, 1.6 यानी 16/10,
ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। 0.66 ये कभी खत्म नहीं हो रही है, तो हम आपको बताते हैं, सुनिए। तो जो संख्या कभी खत्म नहीं होती है और रिपीट करती है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे कितनी संख्या रिपीट कर रही है, तो इसमें एक संख्या रिपीट कर रही है, 6 6 6 6 बार बार आ रही है। तो ये जो 6 है, इसको हम क्या कर देंगे, रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। यानी कि जो संख्या रिपीट करती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और बार का एक कंसेप्ट है, हम जब बार का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि 0.6 के ऊपर बार लगाए तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है, उतने ही हम नीचे 9 रख देते हैं। एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक 9 रख दिया, क्या हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि 0.66 हो गया, 0.161616, यानी जो संख्या रिपीट कर रही हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, यानी भिन्न में लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, 0.3 के ऊपर बार लगाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो 3 कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाए, एक संख्या के ऊपर, तो एक 9 नीचे रख देंगे, बस ये हमारी क्या होगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। चलिए, मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी इर्रेशनल नंबर। तो जिसको हम p बटे क्यू के फॉर्म में ना लिखें, जिसको हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वही अपरिमेय संख्या है। जैसे इसको हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया √2, √3, 0.16819 और ये डॉट 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 आगे जाती जा रही है संख्या। एक नंबर और ले लिया पाई। ये सब संख्या क्या होती हैं, तो ये सब संख्या परिमेय नहीं होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। कैसे, जैसे हमने √2 ले लिया, तो √2 का मान क्या होता है, सब लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, 1.414। ये क्या होता है, √2 का मान होता है। √2 का मान होता है, क्या होता है √2 का मान, 1.414, और ये डॉट 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 कभी खत्म ही नहीं होगी। देखिए इधर कि जब संख्या कभी खत्म नहीं हो रही है, कोई भी संख्या अगर खत्म नहीं हो रही है और वो रिपीट भी नहीं हो रही है, तो उसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। समझो मेरी बात को, अगर ये रिपीट होती तो फिर हम बार लगा करके इसको भिन्न के रूप में लिख देते। मगर कोई संख्या अगर रिपीट नहीं हो रही है, यहां पे कुछ और होगा, 7 8 ऐसे, ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो रिपीट नहीं हो रही है तो इसको हम बार के रूप में नहीं लिख सकते, और बार के रूप में नहीं लिखेंगे तो इसको भिन्न के रूप में भी नहीं लिख सकते। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही है। अगर हम इसकी बात करें √3 की, तो ये भी ऐसी ही होगी, ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इस संख्या को देखिए आप लोग, 0.16819 को, ये संख्या क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है क्या, ये भी रिपीट नहीं हो रही है, तो ये रिपीट नहीं हो रही है, तो ये भी संख्या कभी खत्म नहीं होगी। और जब संख्या खत्म नहीं हो रही है तो इसको भी हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, और हमको इतनी ही फास्ट चलना पड़ेगा, तब हमारा कोर्स कवर हो पाएगा। कंसेप्ट बहुत सारे हैं, प्रत्येक चैप्टर में कंसेप्ट है, और आपको हर कंसेप्ट बताना भी है, और हर कंसेप्ट का सवाल भी आपको बताना है, तो हमको इसी लेवल का स्पीड रखना पड़ेगा। तो देखिए 0.3 हो गया, 0.16819 हो गया, ये सब क्या हो गई, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये भी रिपीट नहीं कर रही है। अच्छा, हम पाई की बात करते हैं। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। कौन बोल रहा है 22/7? पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, लगभग 22/7 होता है पाई का मान, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7। और इसको हम बोल देंगे कि 3.1416, और ये डॉट 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 ये कभी खत्म नहीं होगी। जब कभी खत्म ही नहीं हो रही है संख्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हम क्या बोलेंगे, पाई को
अपरिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं हो रही है और खत्म भी नहीं हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई? तो परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है? चलिए अब हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को देखेंगे अभी हम लोग। संख्या, तो परिमेय संख्या तीन प्रकार की होती हैं, पूर्णांक, पूर्ण प्राकृतिक, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। चलिए पूर्णांक संख्या समझते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? तो जितनी भी आपकी संख्या प्लस में होती है और माइनस में होती है, यानी कि जीरो से लेकर के प्लस तक, जैसे 0, 1, 2, 3, और ये संख्या कभी खत्म ही नहीं हो रही है। और जीरो से लेकर के माइनस तक, यानी 0 से इधर -1, -2, और ये भी संख्या क्या हो रही है? कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो 0 से लेकर के जितनी भी प्लस में होती हैं वो संख्या है, और 0 से लेकर के जितनी भी संख्या माइनस में होती है वो सब क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। अच्छा यहां पे ही लिख लो आप लोग कि जो प्लस में होती हैं संख्याएं उसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, जो संख्या 0 से लेकर के प्लस में होती हैं उसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो संख्या ऋण में होती हैं यानी माइनस में होती हैं उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 जो है वो ना तो ऋणात्मक होती है और ना धनात्मक होती है। चलिए पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो पूर्ण संख्या में बस आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है। क्या काम करना है? कि जो 0 से लेकर के माइनस में जो जितनी संख्या है, 0 से इधर की जितनी संख्या है वो सब हटा दो, और जो संख्या बचेंगी वही सब पूर्ण संख्या होंगी, यानी 1, 2, 3, और ये भी अनंत तक जाएगी। अगर हम प्राकृतिक की संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृतिक संख्या वो होती है, इसमें से अब क्या करना है हमको? पूर्ण संख्या में से 0 हटा देना है, यानी 0 हटा दिया तो कितना बचेगी? 1, 2, 3, 4, और ये भी कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, नेचुरल संख्या बोलेंगे। चलिए मेरी बात समझ में आ गई। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो 0 से लेकर के जितनी भी प्लस में और 0 से लेकर के जितनी भी माइनस में संख्या होती है वो पूर्णांक होती है। प्लस वाली को हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और 0 से इधर जो माइनस में होती है उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और 0 जो है वो ना तो ऋणात्मक है और ना धनात्मक है, ना ऋणात्मक, ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक। चलिए तो यहां पे देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या 4 प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अभाज्य, भाज्य, सम, विषम। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो। अब ये गुणनखंड क्या होता है? तो सुनो मेरी बात, हम पूरी बारीक से बारीक चीज लेके चल रहे हैं। जो भी अगर कुछ नहीं जानता होगा, ठीक है, वो भी इस वीडियो को देखेगा तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए गुणनखंड क्या होता है? तो यहां पे हेडिंग डालते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, तो जो संख्या, कोई संख्या जिससे जितनी संख्याओं से भाग चला जाए। जैसे हमने कोई एक संख्या ले ली 4, एक संख्या ले ली 4, एक संख्या 4 ले ली, और इसमें आप लोग बताइए 4 में किन किन संख्याओं से भाग जा रहा है। तो आप बोलोगे सर 1 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है और 4 से भाग जा रहा है। तो यहां पे 1 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के ये 3 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से? 1, 2, 4, यानी कि जितनी संख्याओं से भाग चला जाए जिस संख्या में, वही संख्या गुणनखंड होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे हमने आपसे बोला कि बताइए 15 का गुणनखंड क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 1 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, 5 से भी भाग जा रहा है और 15 से भी भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 के गुणनखंड कितने हुए? तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गए और 15 हो गए। तो यही गुणनखंड होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? गुणनखंड क्या होते हैं?
चलो हम यहीं पे एक काम और करते हैं, गुणज समझ लेते हैं। चलिए गुणज क्या होते हैं? गुणज क्या होते हैं? तो जो गुणज होते हैं, गुणज होते हैं जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, मल्टीपल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं, लिख लेना। तो गुणज यानी कि हमने कोई संख्या ले ली 4। अगर हम आपसे बोले बताइए 4 के गुणज क्या होंगे, हम आपसे पूछें कि बताइए 4 के गुणज क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर 4 के गुणज 4 तो होगा ही, और 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16, 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 20। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, संख्या का गुणा करते चले जाएंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। तो यही सब क्या होंगे, गुणज होंगे। जैसे हमने 4 का 1 से किया, फिर 4 का 2 से किया, फिर 4 का 3 से किया, 4 का 4 से। इसी तरीके से 4 का जितनी संख्याओं से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या से गुणा कर दो 4 का, तो वो 4 का गुणज होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये गुणज हो गया, गुणनखंड हमने बता ही दिया। चलिए तो अभी अभाज्य संख्या समझते हैं हम लोग। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, वही संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे हमने ले लिया 1, बताइए 1 अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर 1 जो है वो केवल 1 से कट रही है, इसके जो गुणनखंड है वो केवल 1 ही है, और हमें कितने चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए, केवल 2 गुणनखंड हो, ना इससे कम ना ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ सर इसमें 1 गुणनखंड है, तो ये 1 है ना, ये अभाज्य संख्या नहीं है। चलो 1 के बाद क्या आता है, 2। बताइए 2 है कि नहीं है अभाज्य संख्या? तो आप बोलोगे सर 2 को तो हम 1 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसके कितने फैक्टर हैं? अभी हमने बताया था आप लोगों को गुणनखंड फैक्टर। तो 2 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 2। 1 से भी भाग जा रहा है और 2 से भी भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। चलो 3 है क्या? 3 भी है, 3 को भी हम 1 गुणा 2 3 लिख सकते हैं। ये भी क्या है, इसके भी 2 फैक्टर है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 4 है क्या? 4 है क्या? तो आप बोलोगे सर 4 को तो हम 1 गुणा 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है ना? तो इसका मतलब इसमें कितने फैक्टर हो गए, कितने गुणनखंड हो गए? तो इसमें 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये जो संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 2, 3, 5, 7, 9। 9 है क्या? 9 नहीं है अभाज्य संख्या, क्योंकि जो 9 है वो 3 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है और खुद से भी कट रही है। 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, 29 है, इस तरीके से हम लोग ले जाएंगे। 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41, 43, 47, 53, 59, 59 नहीं होगा, चलो 59 होगा। देखो इधर, ये सब क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब समझेंगे, देखिए भाज्य संख्या समझते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो हमने लिखा है यहाँ पे, जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। आप लोग गुणनखंड जानते हो सब लोग, तो एक 2 से ज्यादा गुणनखंड कहां से होगा? वो तो 1 ही है। 2 का भी 2 ही गुणनखंड है। 3 का भी है। 4 बताइए 4 क्या है? तो 4 के कितने गुणनखंड है? तो 4 के 3 गुणनखंड है, और हमें क्या चाहिए? 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जो 4 है वो ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। 4 के बाद कितना आ रहा है? 6। बताइए 6 भाज्य संख्या है या कि नहीं है? तो 6 के कितने गुणनखंड होंगे? 6 के भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, तो 6 भी क्या है? भाज्य संख्या है। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे। बात आती है सम संख्याओं की। सम संख्या क्या होती है? तो जो संख्या 2 से कट जाए, सीधी सी बात है, सब लोग जानते भी हो आप लोग। 2 संख्या 2 से कट जाए वही सब क्या है? सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10 बच्चा जानता है, और इसी तरीके से आगे ले जाओगे। विषम संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जो 2 से न कटे, यानी 1 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, और इसी को आगे ऐसे ही ले जाएंगे जो 2 से ना कटे, वो सब संख्या क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। तो ये मेरी पूरी बात समझ में आ गई? बताइए। चलिए आगे चलें। अब हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा रहे हैं, उनको लिख लो आप लोग, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। चलिए बता रहे हैं, नोट करिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए 2, 3, 11, 97, 101, 997, 1009, 9973 और ये 1000, 10,007, 991। चलिए ये हमने क्या लिखी है? ये अभाज्य संख्या लिखी है। क्या है भाई? देखो इधर, तो जो 2 है, 2 क्या कौन सी अभाज्य संख्या है? तो जो 2 है ये सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी बोलो या सबसे बड़ी बोलो, सबसे छोटी बोलो या सबसे बड़ी बोलो, ये केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है लेकिन अभाज्य है, सम अभाज्य संख्या है। ये आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी संख्या है? वो 2 है। अगर उसने बोल दिया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो कौन सी संख्या होगी? वो 3 होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि अभाज्य हो, वो क्या होगी? 11। सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की अभाज्य 97। सबसे छोटी संख्या जो कि 3 अंकों की हो, अभाज्य संख्या 101। सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 997। ये आप लोग नोट कर लेना, एक ना एक जरूर इसमें से सवाल आएगा। 1009 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य, 9973 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। यहां से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आएगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो आप लोग। जैसे हमने आपसे बोला, बताइए 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे सर 15। अगर 50 से लेकर के और 100 तक हम पूछें कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे सर 10। चलिए, और इसमें आप बोलोगे 10। अगर हम पूछें बताइए 1 से लेकर के 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे 40। ये सब अभाज्य संख्या है। चलिए तीसरा पॉइंट और लिख लो आप लोग यहीं पे। तीसरा पॉइंट और लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 से बड़ी या फिर 6 से बड़ी अभाज्य संख्या, 6 से बड़ी अभाज्य संख्या में 6 से बड़ी अभाज्य संख्या में 6 से बड़ी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर 1 या 5 शेष बचता है। शेष बचता है 1 या 5 शेष बचता है। जैसे हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं अभाज्य, जो 6 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। चलिए 6 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। हमने संख्या ले ली 11, 6 से भाग दीजिए 11 में। 6 अभाज्य संख्या है 11, 6 से भाग दीजिए तो कितनी बार जा रहा है? कितना शेष बच रहा है? तो 6 एकन 6, शेष कितना बच गया? 5।
तो या तो ये 5 बचेगा या फिर 1 बचेगा। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो। 73 ले लिया हमने, चलिए 6 से भाग दीजिए 73 में, 6 एकन 6, 13 बचा, 6 दूनी 12, कितना बचेगा? 1 बचा। या तो 5 आएगा या 1 शेष आएगा। सवाल 2 से 47 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन दिए हैं नीचे। तो 2 से 47 तक, तो सबसे पहले तो ये बताओ 2 से 47 तक कितनी संख्याएं हो गई? 2 से 47 तक कितनी संख्याएं हो गई? तो हम आपको बताते हैं क्या करना है आपको। 47 में से पहले तो 2 घटाना है, कितना आ गया? 45, और 45 में 1 प्लस कर देना है, तो कितना आ गया? 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 47 तक कितनी संख्याएं होंगी? तो 40 संख्या होंगी। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने आपसे ये बोला बताइए कि 45 से 97 तक कितनी संख्याएं होंगी? तो आप बोलोगे सर 97 में से पहले 45 घटाओ और घटाने के बाद इसमें 1 जोड़ दो, यानी टोटल कितनी संख्या हो गई? 53 संख्या हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? 45 से 97 तक कितनी संख्या हो गई? तो 53 संख्या हो गई। इसी प्रकार 2 से 47 तक कितनी होगी? तो 40 संख्या हो गई। आप हमें ये बताओ, पहले तो हमसे क्या पूछ रहा है? भाज्य संख्या पूछ रहा है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई 2 से 47 तक? 40। क्या हम इसमें से अभाज्य संख्या घटा दें तो क्या भाज्य संख्या आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो सबसे पहले ये बताओ कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी होती है अभाज्य संख्या? तो आप बोलोगे सर 15 संख्या होती है। एक संख्या होती है क्या? एक अभाज्य नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या होगी। आप हमें ये बताओ 48 होगी क्या अभाज्य? नहीं होगी। 49 होगी? नहीं होगी। 50 होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर अभी भी 2 से और 47 तक के बीच में ही अभाज्य संख्या है 15। इसका मतलब 40 में से 15 घटा देंगे तो 4 में से 1 गया 3, ये हमारी भाज्य संख्या आ जाएंगी। भाज्य संख्या आ जाएंगी क्योंकि हमने अभाज्य संख्या इसमें से माइनस कर दी है 15, क्योंकि पता चल गया एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है और 47 के 50 के बीच में भी अभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सब बताइए, अभी हमने आपको बताया था कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सब हमने बताया था। हमने आपको ये भी बताया था कि 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो हमने आपको बताया था कि 9973 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंक की। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये आया हुआ सवाल है, हम फिर बोल रहे हैं आपसे कि ये जो अभाज्य संख्या है एक बार देख करके जाइएगा, पक्का एक ना एक सवाल आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है तो वो भाज्य संख्या होगी, सीधी सी बात है। जो संख्या कट रही होगी वो भाज्य संख्या होगी। तो हमें इसमें से भाज्य संख्या देखनी है बस। तो पहला ऑप्शन है 1001। 1001 ये जो नंबर है ये बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है, आपको कई जगह देखने को मिलेगा 1001। और 1001 है, 1001 के जो फैक्टर होते हैं यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 13, 1001 के क्या फैक्टर होंगे? तो 7, 11, 13, इन्हीं का प्रोडक्ट है 1001। बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो है 1001 क्या है? ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3, 4 संख्या से कट रही है, 5 संख्या से। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन दिए भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है तो क्या होंगी फिर? वो अभाज्य संख्या होगी। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है? इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 से 47 बताइए कट रही है कि नहीं कट रही है? 7 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। 171 तो 19 का ही पाड़ा होता है, 19 9 171।
149 बताओ, 149 कट रही है? तो 149 नहीं कट रही है। 247 कट रही है? 247, 13 कम 260 से, इसका मतलब 13 से 247 कट रही है। तो इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या नहीं हुई। तो कौन सा नंबर होगा हमारा? सी, 149 अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि दी गई संख्या में से कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है? कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या आप लोग सब लोग जानते हो। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि बताइए 1 से 21, 1 से 21 क्या है? तो 1 से 21 एक वर्ग संख्या है, 11 का वर्ग है। बात समझ में आई? जैसे हमने बोला 625, 625 वर्ग संख्या है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 25 का वर्ग क्या होता है? 625। तो ये सब वर्ग संख्या है। तो आपसे यही बोल रहा है कि इसमें से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? सबके लास्ट में क्या दिया है? 25 दिया है। देखो ध्यान से, 25 दिया है। तो हम आपको एक बात बताएं, ये 25 दिया है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि लास्ट में जो होगी वो 5 होगी संख्या, उसी का ये वर्ग होगा कोई ना कोई। तो हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं यहाँ पे। जैसे हमने आपसे ये बोला, बताइए 35 का वर्ग क्या होगा? लास्ट में जितनी भी लास्ट में 5 संख्या है उसका वर्ग क्या होता है, अभी हम आपको बताते हैं। 35 का वर्ग क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 35 का जो वर्ग होगा, पहले तो आप 5 को 25 रख लो, 5 पचम 25, और उसके बाद जो संख्या बच रही है 3, उसको एक आगे की संख्या से गुणा कर दो, यानी 3 की एक आगे की संख्या कौन सी हो जाएगी? 4, 4 से गुणा कर दो तो चौक 12। ये हो गया 35 का स्क्वायर। हम कोई और संख्या लेते हैं, 75 ले ली। 75 का स्क्वायर क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 7 की एक संख्या आगे से गुणा कर देंगे, तो 7 की एक आगे की संख्या क्या होगी? 8। तो 8 7 56। ये हो गया 75 का स्क्वायर। हम कर क्या रहे हैं? तो जिस संख्या में लास्ट में 5 आता है उसको तो 25 रख देते हैं, और जो पहली संख्या होती है उसकी आगे की एक संख्या से गुणा कर देते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है। देखिए 25 है, सही है। 56 को बताइए ऐसी कोई संख्या है जो आगे से गुणा हो रही हो? तो हाँ, 7 और 8 56। इसका मतलब ये 75 का वर्ग है, हमने बताया अभी ये नीचे। तो ये किसका वर्ग है? 75 का, क्योंकि 7 की एक आगे की संख्या से गुणा हो रहा है, तो 7 8 56। इसका मतलब ये वर्ग है, और हमसे पूछ रहा है वर्ग नहीं है। चलो इसको देखो, इसको देखो, 8 नाम 72, इसका मतलब ये भी एक वर्ग है। इसको बताइए 36 25 को, 36 की कोई ऐसी संख्या है जो इसको आगे से गुणा करके बनाया जा रहा हो? तो 36 की ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको देख लेते हैं हम लोग, 90 25, 9 धाम 90, यानी कि ये भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 36 25। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा कंसेप्ट है, वर्ग का कंसेप्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 10वां सवाल देखिए, क्या दिया है? 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस प्लस 5 की घात 75। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है ये संख्या। तो इसमें आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले एक संख्या को कॉमन ले लो, यानी हमने ले ली 5 की घात 71, सबसे पहले इस पूरी में से कॉमन ले ली। चलिए क्या बचेगा इधर? तो इधर बचेगा 5 की घात 71 में से अगर ये कॉमन ले लिया तो 5 की घात 0। इसमें से 72 में से 71 कॉमन ले ली तो क्या बचेगा? 5 की घात 1। अगर 73 में से 71 कॉमन ले ली तो क्या बचेगा? 5 की घात 2। अगर 74 में से ले ली तो क्या बचेगा? 5 की घात 3। 5 की घात 75 में से 71 कॉमन ले ली तो क्या बचेगा? 5 की घात 4। ये संख्या हमारे पास बची। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात 71, 5 की घात 71, 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। कोई भी संख्या हो घात 0 है तो उसका मतलब 1 ही होगा। 5 एकन 5, ये हो गया 25, ये हो गया 125, और ये हो गया 625। चलिए तो 625, 125, 750 और 775 और 6,
781, 75 6 81 और ये 5 की घात 71। देखिए, तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो विकल्पों में से ये संख्या पूरी कट जाए। तो बताइए, 71 को लेते हैं सबसे पहले। 71 से क्या कट रहा है? इसको तो आप छोड़ ही दो, अभी इसको देख लो 781 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 71 एकन 71 और 7 बचा, तो 71 एकन 71, यानी कि 71 से है वो 11 बार 781 कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 71 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए। चलिए, मेरी बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही काफी है, और हम आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो संख्या पद्धति चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है। तो इसके जितने भी कंसेप्ट हैं और कंसेप्ट के बाद जितने भी सवाल हैं हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।